हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की क्लास में भी हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे अपने, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे मेथड के साथ। और जैसे मैं तरीका बताऊंगा वैसे आप करोगे, पेपर में बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि संख्या ये और ये को अंतर को उसके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि पहले इन संख्याओं को आपस में माइनस करो और फिर इन्हीं संख्याओं को प्लस करो, फिर आपस में जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा। तो नॉर्मली बच्चे इसको कैसे करते हैं? नॉर्मली बच्चे इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 3.003 प्लस 2.050। इसको एक बार प्लस करेंगे, कुछ भी आएगा उनका, और फिर इसको 3.003 और इसमें से माइनस करेंगे 2.050, और फिर जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको कभी भी दो संख्याओं के अंतर और उसके योग को आपस में जोड़ना हो तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो इनमें से बड़ी संख्या होगी, जैसे ये वाली संख्या 3.003, इस संख्या में 2 से गुणा कर देना, इसका डबल कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 तिया 6, 0 0, 2 तिया 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.006। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। समझ में आया आपको? अगर यहाँ पे ये कह दिया जाता, इसने कहा था अंतर को उसके अंकों में के योग में जोड़ा जाए तो क्या आएगा, लेकिन अगर ये आपको कह देता कि इसके अंतर को उसके योग में घटाया जाए, दो ही चीज कह सकता है, तो जोड़ा के कहेगा या क्या कहेगा, घटाया जाए। तो घटाने वाले केस में आपको क्या करना है, देखो, जोड़ने वाले केस में बड़ी संख्या को 2 से गुणा करना है और घटाने वाले केस में छोटी संख्या को 2 से गुणा करना है। छोटी संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो उसके अंतर को उसके योग में घटाने पर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, और कहेगा उसके अंतर को उसके योग में जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाले केस में बड़ी वाली संख्या को गुणा करेंगे 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 13 के वे गुणज ज्ञात कीजिए जो 50 से बड़े हैं तथा 78 से छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके गुणज चाहिए। गुणज मतलब जो 13 के पहाड़े में आते हैं वो 50 से तो होने चाहिए बड़े और 78 से होने चाहिए छोटे। तो आपने पहला ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 13 चौक के 52, 13 पंजे 65, 13 छीक 78। ये वाला जो आपका 78 है ये 78 से छोटा नहीं है, 78 के बराबर है, जबकि शर्त यह है कि 50 से बड़े 78 से छोटे, यानी कि इसमें 78 नहीं आएगा। अगली संख्या आपने देखी 13 चौक के 52, 13 पंजे 65। 52 और 65 जो है दोनों संख्या इसके बीच में लाई कर रही है। ऑप्शन नंबर 3 में देखे तो ये 50 से छोटी है, और ऑप्शन नंबर 4 में देखे तो ये 78 से बड़ी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 40 के 40% का क्या मान होगा। 40 के 40 किसी भी संख्या का उसका प्रतिशत मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या की प्रतिशत वैल्यू में गुणा करते हैं। जैसे 40 का 40% है तो 40 × 40 करेंगे और भाग करना होता है 100 से। हल करेंगे इसको तो आप 0 से 0 चली गई और इस 0 से ये 0, 4 चौक 16, तो 40 का 40% 16 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षत का मासिक व्यय मासिक खर्च जो है 75% है और बचत है 250, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो, अगर हम टोटल आय की बात करें, टोटल जो कमाई होती है वो हमारी 100% होती है। आय हमारी कितनी होती है, 100%। यहाँ पर ये खर्च कर रहा है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और इसमें से 75% ये खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करेगा, तो ये बचत करता है केवल कितनी, 25%। 100 में से आप 75 को माइनस करोगे तो बचत 25% करता है। उसने कहा ये बचत किसके बराबर है, 250 के बराबर, और बचत कितनी है, 25%। तो हम कहेंगे कि ये जो 25% वैल्यू है किसके बराबर है, 250 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 1% 250 को 25 से भाग करेंगे, 25 × 25 0, तो 1% 10 के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा टोटल आय बताओ, टोटल आय है 100 रुपये, तो हम कहेंगे 100% बराबर 10 × 100, तो उसकी आय जो है वो आपकी कितनी है, 1000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 10 रुपये उसने और लगा दिए, 107 की बेच दी, लाभ हुआ कि हानि। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस। घड़ी की क्रय मूल्य था 87, हम घड़ी को खरीदेंगे और घड़ी पर जो भी हम ऊपर खर्च करेंगे वो सब हमारा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें हम खर्च करते हैं, अपनी जेब से जो पैसा जा रहा है वो सब हमारा क्रय मूल्य में ही आता है। तो 87 रुपये की घड़ी थी, 10 रुपये इसने और इस पर खर्च कर दिए, तो ये घड़ी आपकी 97 रुपये की हो गई। बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 105 रुपये में बेच दिया। अब आपने देखा जो खर्च किए थे वो 97 रुपये और बेचा 105 का। जब हमारे खर्च वाले रुपये छोटे होते हैं बेचने वाले से तो हमें लाभ होता है। अब बात करते हैं लाभ कितने का हुआ। यहाँ पर लाभ हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 105 में से माइनस करेंगे 97,
माइनस हो जाएगा। यहाँ 15 में से 7 गया आपका 8, तो यहाँ पर 8 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना। अगला प्रश्न देखिए, कितने रुपये का ब्याज 10 वर्ष में 2/1/2 वार्षिक ब्याज दर से 50 रुपये होगा? कितने रुपए का पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे मूलधन पूछा गया है और हमें समय दिया गया है। समय हमारा है 10 वर्ष और वार्षिक दर की बात करें तो 2 दूनी 4 और 1 5/2% है। ब्याज की दर से 50 रुपये, ब्याज हमारा 50 रुपये है। हमें बता रहे मूलधन क्या होगा, कितने रुपए का ब्याज। तो बच्चों फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा के। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। तो बेटा हमारा ब्याज कितना है 50 रुपये, इंटू में 100, दर है 5/2 और समय है हमारा 10 वर्ष। हल करेंगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से 50, 5.50 और 5 से 10 2 बार। तो फाइनली 2 गुणा 100 हमारा जो मूलधन है वो 200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसने कहा है 1 किलोग्राम चीनी को 5 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग का भार क्या होगा? आपने देखा हमारे सारे ऑप्शन किस में है, ग्राम में है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 किलोग्राम चीनी को ग्राम में बदलेंगे। हम जानते हैं 1 किलो में कितने होते हैं आपके, 1000 ग्राम होती है। और कितने भागों में बांटना है इसको, 5 भागों में, और प्रत्येक भाग में पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर हम बात करें प्रत्येक भाग की, कितने हुए 1000 और हमें कितने भागों में बांटना है, 5 में। तो उसको 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, तो हर एक भाग का 200 ग्राम भार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 25 कलम का मूल्य 75 रुपये है, तो 4 कलम का मूल्य क्या हो? अब यहाँ पे देखिए 25 कलम का मूल्य 75 है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 25 कलम या 25 कलमों का मूल्य कितना है 75 रुपये। तो 1 कलम का मूल्य निकाल लो बच्चों पहले। और 1 कलम का कैसे निकालते हैं, कुल मूल्य को भाग करते हैं कुल वस्तुओं से। तो 75 को भाग करेंगे 25 से, 25 या 75, 1 कलम का मूल्य आपका 3 रुपये आ जाएगा। आपसे पूछा गया 4 कलम का मूल्य बताओ, तो हम कहेंगे 4 कलम का मूल्य बराबर 4 गुणा 3 बराबर 12 रुपये। तो 4 कलम का मूल्य आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाल तथा दूरी से। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अब देखो ये रेलगाड़ी का पुल है, और जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल वो दूरी चलती है वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई की और प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब इस पुल को रेलगाड़ी ने 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में पार किया। तो पहले ये पता करते हैं कि कुल दूरी रेलगाड़ी ने कितनी चली, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। लेकिन हमें जो यहाँ पे चाल दी गई है, ये चाल हमारी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम 42 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए कॉपी में, 5/18 से गुणा करते हैं। 6 सत्ते 42, 6 18, 7 पंजे 35/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल हो गई। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 35/3 और समय है 18 सेकंड। हल करेंगे, 3 छंग 18, 35 की 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 36 18, 19 20 21, 210 मीटर। तो जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी ने जो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी चली है, ये टोटल दूरी कितनी चली, 210 मीटर चली। और इस 210 मीटर में पुल की लंबाई तो है 100, तो रेलगाड़ी की लंबाई बची। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल दूरी इसने चली 210 मीटर, इस 210 में से हम पुल की लंबाई को माइनस कर देंगे। 210 में से 100 माइनस करेंगे, बचेगा 110। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 110 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कंसेप्ट ध्यान रखना, कंसेप्ट ये है कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में वो पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अगला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल 2100 वर्ग मीटर है, लंबाई 60 है, तो परिमाप क्या होगा? तो अगर हम परिमिति की बात करें, परिमाप होता है आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल तो दिया है और लंबाई भी दी है, लेकिन चौड़ाई नहीं दी है। तो आपको पता है चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। नोट कर लो फॉर्मूला, क्षेत्रफल है 2100 मीटर और लंबाई है 60। इसको हल करेंगे, 0 से 0, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 से 70 कटेगा 35 बार। तो चौड़ाई हो गई हमारे पास 35। हमें बात करनी है हमारा परिमाप कितना होगा। सो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई है हमारे पास 60 और चौड़ाई आई है 35।
इसको हल करेंगे 2 गुणा 60 और 35 आपका 95 हो गया। 95 की 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 1 19। तो 190 मीटर इसका परिमित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दंडलेख के आधार पर यह बताओ कि किस विद्यालय में सबसे कम विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे दिया गया, यहाँ पर विद्यालय के नाम है, इधर विद्यार्थियों की संख्या। आपने देखा सबसे छोटी लाइन ये बनी है, तो सबसे जो कम बच्चे पढ़ते हैं वो आपके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सो आज की क्लास बताओ बच्चों कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि हर बच्चे को जिसको सिलेक्शन लेना है उसका सिलेक्शन हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और कमेंट में बताना कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको सबसे अच्छे से आए और पहले से पता था, और कौन से क्वेश्चन अभी आपको दोबारा सेशन में चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।